अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूं अली अनीक सैयद। साल नौ की मुबारकबाद आपको। साल 2025 रुखसत हो चुका है, साल 2026 आ चुका है। उम्मीद है कि ये साल आपके लिए बेहतरीन साल हो और 2025 में जो अच्छी यादें थी वो आपके साथ रहे। तल्ख यादों को भुला दीजिए, उसको रुखसत कर दीजिए। दुनिया नई उम्मीदों के साथ 2026 में एंटर हो चुकी है, उसे खुश आमदीद कह रही है। नए अज़्म, नई उम्मीदों, नए ख्वाबों के साथ साल 2026 का बाकायदा आगाज हो चुका है और दुनिया में आपको बताएं कि इसको सेलिब्रेट भी हमेशा की तरह रिवायती तरीके से तो किया जाता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी इसकी जो है एक रिवायत कायम हो चुकी है। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जाता है पाकिस्तान के खासकर बड़े शहरों में। और आप हमने देखा रात भर में कराची और लाहौर में शानदार आतिशबाजी के मुजाहरे होते रहे। मुख्तलिफ मकामात पर लोग सेलिब्रेट करते रहे। बहुत सारे लोग अपने घरों से बाहर निकल कर नए साल को खुश आमदीद कहते रहे। और हमने देखा है कि पाकिस्तानियों का जज्बा किसी से कम नहीं है। दुनिया में जिस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है इस इवेंट को, उसी तरह से पाकिस्तानियों ने भी सेलिब्रेट किया। विजुअल्स में आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार आतिशबाजी थी, लाइट शोज थे, लोगों को एंटरटेन करने के लिए जो है म्यूजिक शोज का भी एहतमाम किया गया था और साल नौ का इस्तकबाल शानदार तरीके से पाकिस्तान में भी हुआ। इसके साथ साथ दुनिया में आपको बताएं कि जो सबसे पहले न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में नए साल का इस्तकबाल किया जाता है, जहां स्काई टावर पर होने वाली शानदार आतिशबाजी ने रात को रोशनियों का शहर बना दिया। सिडनी, बीजिंग, दुबई, न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस समेत दुनिया के बड़े शहरों में भी साल नौ के इस्तकबाल के लिए तकरीबात का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान में साल नौ का शानदार इस्तकबाल हुआ है और लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, सक्खर समेत शहर शहर आतिशबाजी हुई है। आसमान रंगो नूर में नहला दिया गया। कराची की अगर खासकर बात करें तो गवर्नर हाउस और लाहौर की बात करें तो लिबर्टी चौक में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अंदरून और बैरून मुल्क मुकीम तमाम तर पाकिस्तानियों को नई साल की मुबारकबाद अपने एक्स में पैगाम में लिखा है। उन्होंने कि 2025 खत्म हो गया, हम शुक्रगुजारी के साथ पीछे मुड़कर देखते हैं और नए आज़म के साथ आगे बढ़ते हैं। पिछले साल हमने दुश्मनों की जारहियत का जवाब दिया और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मिसाली अस्करी क़यादत का मुजाहरा किया। गुज़िश्ता साल ने हमारी कौम को कई तरीक़ों से आजमाया है और साबित कदमी मुश्किल घड़ी तो थी, लेकिन ज़रूरी फैसलों के ज़रिए हमने मईशत को मुस्तहकम करने पर काम किया है। ये कामयाबियाँ आसानी से हासिल नहीं हुई, पाकिस्तानी अवाम की मेहनत, सब्र और कुर्बानियों का नतीजा है। नए साल की आमद पर कराची में हवाई फायरिंग हुई। वैसे तो मना किया जाता है, आपको भी एहतियात बरतनी चाहिए, हवाई फायरिंग रोकनी चाहिए। हमने कल भी अपने सेगमेंट में इसी का तज़किरा किया था, हवाई फायरिंग के वाक़यात नहीं होने चाहिए। मुख्तलिफ ये जो कराची की जो सूरत हाल है, वहाँ हवाई फायरिंग हुई और मुख्तलिफ इलाकों में गोलियाँ लगने से 25 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं और ज़ख्मियों में एक बच्ची भी शामिल है। पुलिस का फायरिंग करने वाले मुलजिमान के खिलाफ एक्शन और शहर भर से 59 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। साल नौ पर हवाई फायरिंग का पहला मुकदमा थाना कायदाबाद में दर्ज किया गया है। मगरबी ममालिक में नए साल को भरपूर तरीके से वेलकम किया जा रहा है। बरतानवी शहरी लंदन में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा देखते रहे, उसने रंग जमा दिया। उसी तरह से फ्रांस के शहर पेरिस में भी आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से नहला दिया गया और वस्ती एशियाई रियासतों में नए साल का जश्न मनाया गया। ये नए साल के मनाजिर हैं, आप देख रहे हैं। सूरज गुरूब के सूरज तलू हो रहा है। ये जो है एक आम मिस्टेक अमूमन जो है ना देखने मनाजिर देखने में आती है। तो ये जो पहला साल का सूरज है जनाब, ये जो है इस वक्त तलू हो रहा है और उसके साथ साथ हम उम्मीद करते हैं कि जो आपकी दुआएं हैं, आपकी अज़्म है इस साल को लेके, उसकी जानिब आप तेज़ी से शुरू हों और आपकी दुआओं को तकमील मिले। इसके साथ साथ हम एक्सप्रेस को भी अब सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहेंगे। 18 साल का हो गया है एक्सप्रेस और वी विश के आने वाले साल गुजरे हुए सालों से बेहतरीन हो। एक्सप्रेस को हम कहेंगे हैप्पी बर्थडे, नए साल की भी मुबारकबाद और हम अपने नाजरीन को कहेंगे कि इस साल जो है आप जो है अपने मुल्क के लिए जो दुआएं हैं उसमें किसी सूरत भी कोई कमी ना लाइएगा, क्योंकि इस वक्त भी मुल्क को बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है। जो खासकर मईशत की जो बात है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा ही कि IMF की जानिब से गवर्नेंस की खामियों और करप्शन की निशानदेही के बाद हुकूमत ने 142 नकाती गवर्नेंस इंप्रूवमेंट एक्शन प्लान का ऐलान कर दिया।
दिया है और ये एक्शन प्लान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इकनॉमिक गवर्नेंस इस्लाहात का हिस्सा है, जिसमें करप्शन से कौमी खतरात की तशख़ीस और नैब समेत अहम इदारों में आइन के मुताबिक तकर्रियाँ शामिल हैं ताकि अवाम में उनकी साख बेहतर बनाई जा सके। और गुज़िश्ता रोज़ एजेंडे की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लाहात के इस मंसूबे में आलमी इदारों की सिफारशत का शामिल किया जाना एक खुशाइंद अमल है। और वज़ीर आज़म ने कहा कि उनके गवर्नेंस प्लान के तहत तरजीही इक़दामात जो हैं वो तकमील के जो मराहिल में हैं और इससे इन मतलूबा इक़दामात की कुल तादाद जो है 142 बताई जाती है, जिन्हें अगले 3 सालों में लागू किया जाना है। पाकिस्तान के अवाम ने गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान बहुत भारी कीमत अदा की है और मुआशी बेहतरी के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। मुश्किल फैसलों के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2024 में जब इक़्तिदार संभाला तो मुल्क मुश्किलात में घिरा हुआ था। चैलेंजेस के बावजूद हमने मुल्क को दोबारा दुरुस्त समत में गामजन किया, कारोबार के लिए ज़्यादा आसान मुल्क बनाने पर तवज्जो अपनी मरकूज रखी। 2 years ago, when this government assumed office, the economy we inherited was confronting immense challenges. Internationally, Pakistan had been sidelined. Inflation was around 30%. Reserves were dwindling and confidence had evaporated. This was not the first time a PMLN government had been entrusted with pulling Pakistan back from the brink. We also knew, without any ray of doubt, that the task at hand was difficult but not impossible. And there was no doubt that restoring Pakistan's economy would demand hard choices. Choices that would not spare our own political constituency. ये जो रिफॉर्म्स हम इस 1.25 साल में लेके आए हैं, ये कोई आसान काम नहीं था। जो हमने चेंजेस, जो तब्दीलियाँ हम लेके आए हैं, ये एक हमारा होम ग्रोन एजेंडा है जिसके ऊपर अमल किए बगैर पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर तेज़ी से गामजन नहीं हो सकता। तो वज़ीर आज़म तो बहुत ही पुरुमीद हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाम भी पुरुमीद होगी कि आने वाला साल गुज़रे सालों से बेहतर होगा और बहुत नज़रें टिकाए बैठे क़यादत पे, चाहे वो हमारी जो है सिविल क़यादत हो, अस्करी क़यादत हो। लोग बहुत पुरुमीद हैं कि जितनी जल्दी हो सके जो इसके समरात हैं, मईशत के समरात जिसके बहुत जो है इस वक्त दावे किए जा रहे हैं, वो बहुत जल्दी से ट्रिकल डाउन करें, उन लोगों तक पहुँचे जिनके लिए ये इस्लाहात की जा रही हैं। तो इस पर हमने बात करनी है और बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अयूब मेहर हैं, हमारे मुआशियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो साल नौ की मुबारकबाद। कैसे देख रहे हैं साल नौ को? तो अच्छी एक्सपेक्टेशन है और अच्छी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि ये साल अच्छा हो, हर लिहाज से, इकोनॉमी के हिसाब से भी, पॉलिटिकल हिसाब भी, सोशल फैक्टर के हिसाब से भी। आई होप सो कि अच्छा वक्त रहेगा। पिछला साल अगरचे ग्लोबली बहुत सारे चैलेंजेस का सामना रहा, पाकिस्तान को ने भी बहुत से चैलेंजेस फेस किए, लेकिन हम एक समझता हूँ जो इकॉनमी का एक डिटोरिएशन का पीरियड था उससे निकलते हुआ महसूस हो रहा है पाकिस्तान। जो इंडिकेटर अभी आपने खुद बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन भी किए हैं, कुछ इंडिकेटर मेंशन किए हैं, उसके अलावा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी अब आप देखें तो ईयर एंड पे स्टॉक मार्केट ने भी अच्छा रिएक्ट किया है। तो आई होप सो कि आने वाला साल जो हो वो पाकिस्तान इकॉनमी के लिए बेहतर होगा। इंशाल्लाह। जो चीज़ आपने मेंशन की है वो बहरहाल एक चीज़ है जिस पर पॉलिटिशियंस ने भी और बड़ी पार्टी के बड़े लीडर्स की तरफ से भी एक चीज़ आई है सामने कि इसके सम्राट जो हैं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर में तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके जो सम्राट हैं या इसके जो इफेक्ट्स हैं वो आवाम तक, आम कॉमन पीपल्स तक कब पहुँचेंगे। वो ज़ाहिर एक तशवीश होती है कि जब तक जनरल पब्लिक तक वो असरात ना पहुँचे और लोग फील ना करें कि बेहतरी आई है, तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स चाहे कुछ भी हो, मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर कुछ भी हो, लोग जो हैं उस पर थोड़ा सा रिलेक्टेंट होते हैं उसको, इस सिनेरियो को एक्सेप्ट करने में। राइट। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो अब जरा थोड़ा सा कम कर लीजिए कैमरे का, और इसके साथ ये बताएं कि नए साल की आमद पर हुकूमत ने आवाम को बड़ा तोहफा दिया है। पेट्रोल 10 रुपये 28 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया और हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 8 रुपये 57 पैसे की कमी की गई है। क्या मजीद कमी भी की जा सकती थी? आपकी राय क्या है इस हवाले से?
नहीं, देखिए मजीद कमी की गुंजाइश अगर देखे जाए, जो जर्नली मेंशन किया जाता है कि जीएसटी हम कम कर दें। एक्सचेंज रेट को तो हमारे कंट्रोल में नहीं ना, एक्सचेंज रेट की वजह से जो प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में वो तो पे करनी पड़ती है उसकी कॉस्ट के हिसाब से। लेकिन बहरहाल टैक्सेशन की जहां तक बात है कि हम चार्जेस को कम कर दें, वो एक सिनेरियो एक जनरली मेंशन किया जा सकता है, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में मैं समझता हूँ इतना पॉसिबल नहीं था ऐसा। उसकी वजह कि एक बड़ा डिक्लाइन तो दिया है गवर्नमेंट ने, एक बड़ा इफेक्ट आया है प्राइजेस पर जो अनयूजुअल है। इतना बड़ा इफेक्ट नहीं आता, 1-2 रुपए की चेंज आती थी, लेकिन 8-9-10 रुपए की चेंज आना, ये एक बड़ा बहरहाल एक अच्छी रिलीफ मिला है। और इसके समरात तो डायरेक्टली आवाम तक पहुंचते ही हैं इस तरह के, इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यकीनी तौर पे कम होगी। लेकिन इसमें जहां तक एक्सचेंज रेट जब तक स्टेबल नहीं होगा तो हम फिर मजीद कमी की बात ना करें। जीएसटी भी काफी हद तक एडजस्ट कर किया जा चुका है, उसके असरात हो गए हैं और आम लोगों तक। तो फिलहाल मैं समझ रहा हूँ ऑयल प्राइजेस में कोई बहुत बड़ा चेंज, ये काफी बड़ा चेंज था, इसको अप्रिसिएट बहरहाल करना चाहिए। कुछ चीजें जो अप्रिसिएट करने की उन्हें हमें अप्रिसिएट करना चाहिए। राइट। डॉक्टर साहब, आपको याद होगा कि 2024 का आखिरी दिन था और वजीर आजम ने उड़ान पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी, मईशत को टेक ऑफ की बातें कर रहे थे। क्या वो वाकई ऐसी इस्लाहात गुज़िश्ता साल कर चुके हैं कि टेक ऑफ की पोजीशन में हम आ चुके हैं? नहीं, मैं समझता हूँ इट इज टू अर्ली, इसको अभी असेस नहीं किया जा सकता। उड़ान पाकिस्तान एक प्रोग्राम है और वो प्रोग्राम, ये देखें, जब उड़ान पाकिस्तान के आपने जिक्र किया है तो ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क का हिस्सा होते हैं, यानी जिसको हम किसी जमाने में 5 ईयर्स प्लान भी कहा करते थे डेवलपमेंट का। और वो मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान होते हैं, 3 से 5 साल इनको लगते हैं इम्प्लीमेंट होने में। तो इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, अगर हम ये समझें कि 2 महीने में या 4 महीने में या 1 साल के अंदर उनके इफेक्ट आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। उसमें बहुत सारी चीज़ें, उसमें इन्वेस्टमेंट है, जब वो आएगी वो सीपेक्स से रिलेटेड उस पर काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी है, उनके असरात आने हैं, तो वो ट्रेंड नजर आ जाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर, इन्फ्लेशन रेट कम हुआ, ऑयल प्राइसेस कम हुई, जीडीपी ग्रोथ जो हमारा नेगेटिव में चला गया था वो बहरहाल उसमें ग्रोथ आनी शुरू हुई। स्टॉक मार्केट का इंडेक्स आपको इंडिकेट कर रहा है कि फ्यूचर अच्छा होगा, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है। लेकिन इन प्रोग्रामों के असरात अगर कहें उड़ान पाकिस्तान है या मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है, वो इमीडिएटली रिफ्लेक्ट कर जाए पब्लिक लाइफ में, तो इमीडिएटली रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अच्छा, ये जो IMF की निशानदेही है, रवा साल हुकूमत ने IMF की निशानदेही पर 142 निकाती गवर्नेंस इंप्रूवमेंट एक्शन प्लान का ऐलान कर दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत जरूरी था और ये बहुत अरसे से बास प्रोग्रामों में मैं भी इसको इंडिकेट करता रहा। और ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट मैं कहूँगा, ये IMF की रिक्वायरमेंट ना समझे, ये गवर्नेंस की इंप्रूवमेंट हमें खुद करनी चाहिए थी, ये हमारी इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट थी। इस प्लान में गवर्नेंस में बहुत सारे लूप होल्स हैं जिनको इंप्रूव होना चाहिए। उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड कुछ चीजें, उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिसमें IMF ने इंडिकेट किया। करप्शन से रिलेटेड बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं कि वो लूप होल्स हैं, उससे करप्शन जो है, करप्शन को मौका मिलता है, उसको कंट्रोल किया जाए। वो नुकात हैं जो आप हम कह रहे हैं कि IMF ने कहा है तो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा इसको बोल्डली कहना चाहिए कि वो हमारी रिक्वायरमेंट थी, हम अपनी बेहतरी के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और अगर इन ट्रू सेंस इसकी जो एक्चुअल स्पिरिट है उसमें ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाती हैं तो उसका एक बहुत दूररस, मैं समझ रहा हूँ, असरात पड़ेगा, उसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पे। बाकी मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट में तो लगे रहते हैं, लेकिन ये जो था इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट करना, ये तो बहुत रिक्वायरमेंट थी। और इसमें देखें ये इसके जो इफेक्ट आएगा, नारेबाजी के लिए तो हम कहते थे कि आम आदमी पे बर्डन पड़ रहा है, बड़े लोगों पे बर्डन नहीं पड़ रहा, आम लोगों को कॉस्ट देनी पड़ रही है, सबका हिसाब होना चाहिए, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, सिविल सर्वेंट्स हो, जुडिशरी हो, आर्म सर्विसेज हो। अब जब इम्प्लीमेंट की बात आई है तो हम ये कह करके थोड़ा सा इससे एतराज ना करें कि IMF ने ये इम्पोज किया है, ये हमारी अपनी रिक्वायरमेंट है, हमें इसको करना चाहिए ट्रू सेंस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात है कि खुद से गवर्नेंस को इम्प्रूव करना चाहिए था। तो डॉक्टर साहब, वैसे सख्त फैसलों की बात हो रही है, पहले तो ये बताइएगा कि कहाँ किस किस सेक्टर में सख्त फैसलों की ज़रूरत है, और PI की निजकारी भी हुकूमत ने की है। आपको लगता है कि खुशाइंद है, कौन से ऐसे शोबे हैं जिनकी निजकारी हुकूमत को रवा साल कर देनी चाहिए?
देखिए, पीआईए की तो बहुत अरसे से ड्यू था। रेलवे की पार्शियल अभी है, उसमें है पाकिस्तान स्टील के मुतालिक, क्योंकि पाकिस्तान स्टील तो प्रोडक्शन में ही नहीं है, बिल्कुल वो उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आ रहे हैं, वरना उसको भी प्राइवेटाइज होना चाहिए। और प्राइवेट पीआईए की प्राइवेटाइजेशन तो एक खुशाइंद इक़दाम था। उसमें एक चीज़ मैं आपके प्रोग्राम की वसात से बिल्कुल क्लियर कर दूं कि एक ऑब्जेक्शन ये आ रहा है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसने अपनी एयरलाइन, जिसके पास अब कोई नहीं रही। पहली बात यह है कि पाकिस्तान के पास अपनी एयरलाइन मौजूद है, पीआईए पाकिस्तान की एयरलाइन है। गवर्नमेंट की एयरलाइन ना होना या पाकिस्तान की एयरलाइन ना होना, इसमें फर्क होता है। पीआईए पाकिस्तान के फ्लैग के तहत ही काम कर रही है। जितनी भी है, एयर ब्रिटिश है, लफ्तांसा है, पाक अमेरिकन है, एयर इंडिया है, ये प्राइवेट लोगों के पास होती हैं, लेकिन ये नेशनल एयरलाइन कहलाती हैं। ये होती नेशनल एयरलाइन है। जो प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइंस है, ये भी पाकिस्तानी एयरलाइंस ही कहलाएंगी, पाकिस्तानी एयरलाइन कहलाएंगे। अगर देखें ना, आप पान एम को अमेरिकन कहते हैं, हालांकि वो तो प्राइवेट सेक्टर की है। ब्रिटिश एयरवेज को आप ब्रिटिश एयरवेज कहते हैं, लफ्तांसा को आप जर्मन एयरलाइंस कहते हैं। ये सब प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइन है। प्राइवेट सेक्टर इज पार्ट ऑफ आवर नेशन, इट इज, वो नेशन का हिस्सा है ना। वो तो दुनिया भर में कारोबार प्राइवेट सेक्टर ही करता है, लेकिन वो बैंक्स जितने भी हैं, बड़े बड़े बैंक जिनको हम कहते हैं, ये अमेरिकन बैंक है, ये चाइना का बैंक है, ये ब्रिटिश बैंक है, ये फ्रांस का बैंक है, वो बैंक गवर्नमेंट के बैंक तो नहीं होते ना, लेकिन नेशन, उनकी नेशन का हिस्सा होते हैं। राइट। तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी फ्लैग के तहत वो काम करेगी। तो डॉक्टर साहब, अब एफडीआई को कैसे मुल्क में लाया जाए, मुल्क की मईशत में ग्रोथ कैसे पैदा की जाए? एफडीआई को थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी में समझता हूँ, इसलिए से अब बेहतरी की जो सूरत हाल है कि एफडीआई का इन्वेस्टर जो होता है वो जिन फैक्टर्स को देख रहा होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो हैं, आपके अपने इन्वेस्टर जो हैं, वो किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, उनका क्या आपकी इकोनॉमी पे कॉन्फिडेंस है। जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है, जो स्टॉक मार्केट में आती है, और एफडीआई, उसमें बेहतर जो बुनियादी फर्क है वो फर्क ये है कि एफडीआई का जो इन्वेस्टर होता है वो ऐसा नहीं होता कि पोर्टफोलियो की तरह आए, मार्केट में आके शेयर्स खरीदे और 2-4 दिन बाद वो शेयर बेच के चला जाए। एफडीआई में ऐसा नहीं होता। एफडीआई का इन्वेस्टर जो होता है वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग से आता है, 10 साल, 20 साल, 50 साल की प्लानिंग से आता है। उसको इन्वेस्टमेंट करनी होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का पार्ट बनना होता है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करना होता है। वो 30 साल 50 साल की जब प्लानिंग से आता है तो वो देखता है कि इकोनॉमी पे जो इनके अपने इन्वेस्टर्स हैं, लोकल इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिक लोग हैं, वो किस तरह कॉन्फिडेंस कर रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन है। अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आ रही हो तो वो अट्रैक्ट करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी। अब पीआईए की प्राइवेटाइजेशन, दूसरे अदारों की प्राइवेटाइजेशन, स्टॉक मार्केट में जो हमारे डोमेस्टिक अपने इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस, ये इंडिकेट करते हैं कि जब हम डोमेस्टिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे इन्वेस्टर, तो फिर फॉरेन इन्वेस्टर भी आएंगे। एक प्रोग्राम में मैंने आपके ही प्रोग्राम में एक दफा कहा था सीपैक के हवाले से कि सीपैक में इन्वेस्टमेंट की जब हम बात कर रहे हैं दूसरे मुल्कों की इन्वेस्टमेंट की, चाइनीज इन्वेस्टमेंट की, तो उसके जो आप इकोनॉमिक जोन 8-9 इकोनॉमिक जोन को जब आप इंडिकेट करते हैं तो आपको प्रोमोट करना चाहिए आपके लोकल इन्वेस्टर आए। उससे जो केक डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो उसका डिविडेंड होगा, वो इन्वेस्टर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसमें आपके अपने लोकल इन्वेस्टर्स कितने हैं वो उनको ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो आपने एफडीआई की बहुत अच्छी बात की, लेकिन एफडीआई को अट्रैक्ट, एफडीआई कम हुई है बिल्कुल। माजी में हम $7 बिलियन एक ईयर में पर ईयर भी लाते रहे हैं, होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी भी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है डॉक्टर साहब, और हम देख ही रहे हैं कि कुछ बिजनेसेस हैं वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, और इसके साथ साथ एफडीआई को लाने के लिए उन बिजनेसेस को भी सपोर्ट करना पड़ेगा जो लोकल ग्रोथ में होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपसे जब भी हमने वक्त मांगा है आपने वक्त दिया है और बड़े अच्छे तरीके से तफसीलन उसकी वजाहत पेश की है। आपने गुफ्तगू की मईशत पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको हाल चाल बताएंगे सितारों से पूछ के। ब्रेक पे जाएंगे। वेलकम बैक। अलविदा 2025, खुश आमदीद 2026। अब बात करते हैं साल 9 में क्या सूरत हाल रहेगी, सितारों के क्या हवाल रहेंगे उसकी, जिसकी फिक्र सबको लाहक होती है। रवां साल कैसा गुजरेगा, क्या कुछ होगा, लोगों ने कुछ मकासद अपने पूरे करने थे 2025 में, कुछ कैरी फॉरवर्ड करेंगे और 2026 में उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग नए तजदीद अहद करेंगे और फिर हम देखेंगे कि वो उनको पूरा कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन इस वक्त सितारों की चाल क्या है जानने के लिए हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर साहिबा हैं समराना शाह, इस वक्त सीनियर एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समराना, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले आपको साल 9 की मुबारकबाद।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, और मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं, उम्मीदें और बहुत सारी दुआएं अवाम के लिए कि आपके लिए प्रॉस्पेरिटी वाला ईयर रहे 2026। बिल्कुल ऐसा ही है, और अल्लाह ताला आमीन टू दैट। अल्लाह ताला आपकी दुआएं ये जो लोगों के लिए आप कर रही हैं उन्हें कबूल करें। तो अवाम के लिए सबसे पहले बात करते हैं, ये सितारों में कौन से सितारे इस साल बेहतर रहेंगे? 2026 किन सितारों के लिए बहुत बेहतरीन साल होगा? बिल्कुल जी, अगर देखा जाए तो देखिए ये ईयर है सन का, तो सबसे ज़्यादा जो है वो लियो, उसको हम किंग ऑफ द स्टार भी कहते हैं, लाइन आप देखते हो साइन भी है, तो किंग ऑफ द स्टार है लियो इस टाइम पे। लियो की तो इस टाइम पे इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है कि कह सकते हैं कि अगर मिट्टी को छुएंगे तो सोना बन सकती है। कोई विशेष जो है उनकी बहुत सारी पूरी हो सकती हैं, जो ट्रैवल करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए बनी है। एरीज़ के लिए इसी तरह से बहुत पॉजिटिव अच्छे जोन में एरीज़ लगते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ट्रांसफॉर्मेशन उनके लिए लगती है। फिर अगर बात की जाए तो स्कॉर्पियन, बहुत से हमारे सोशल स्टार्स और जो है पॉलिटिशियंस भी स्कॉर्पियन से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी पोजीशन बनी हुई है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ये 2026 लेके आ रहा है, ट्रैवल के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, कमिटेड होने के लिए बहुत अच्छी उम्मीदें। लिब्रा, हमारे बहुत सारे मशहूर शख्सियात भी लिब्रा से बिलोंग करती हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है। अगर शादी की तरफ जाना चाहते हैं, कमिटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, न्यू बाइंग करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारी जो है वो खुशखबरियाँ। देन आफ्टर दैट हम पाइसेस के लिए बहुत अच्छा जो है वो टाइम बना हुआ है। जेमिनाई के लिए जो है वो काफ़ी जो सेफ जोन में, ये जितने मैंने कैलकुलेटिव नेम लिया है इनके लिए बहुत सारी खुशखबरियाँ, कैप्रिकॉर्न भी इंक्लूड करूँगी, इनके लिए भी काफ़ी सारी जो है अपॉर्चुनिटीज़, जॉब चेंज करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो इस टाइम पे जो है आपने सोचना नहीं है, आपने जो है डिसीजन मेकिंग करनी है और उस पर इम्प्लीमेंट करना है। बाकी जो है प्लैनेट्स तो आपको एनर्जी दे ही रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और वैसे मैं सेजिटेरियस हूँ और लेफ्ट आउट फील कर रहा हूँ, अगर सेजिटेरियस के बारे में भी कुछ बता सकें। देखिए, अगर कहीं पे वार्निंग है कोई सख्त किस्म की ना, तो वो सेजिटेरियस के लिए वार्निंग है। ईयर का जो फर्स्ट हाफ है ना, वहाँ पे आपने थोड़ा संभल के रहना है, खास तौर पे रिलेशनशिप साइड, रिश्तों को बना के रखना है। और देखिए, आप तो वैसे भी कम्युनिकेशन रिलेटेड है, तो ये ना हो कि कुछ वायरल हो जाए या कुछ हम देखें कि आपका कुछ मिलियन में कंट्रोवर्सी जा रही है, तो ये चीजें मुझे मज़ीद मशहूर करना चाह रही हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला दुआ है मेरी। अच्छा, राइट। तो शादी थोड़ा मोहतात रहना पड़ेगा। बिल्कुल फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ में आपने मुझे और मोहतात कर दिया। मैं पहले भी था, अब और मोहतात हो गया हूं। बिल्कुल। अच्छा, शादी की बात ही कर रहे हैं, तो फिर शादी के टॉपिक जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। हर लोग जो है ना अपने सेलिब्रिटीज और सियासतदानों की शादी के बारे में बहुत जो है ना इंटरेस्टेड होते हैं। तो चले शादी की बात करते हैं। सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी की बताइए। बिलावल साहब के बहुत अच्छे चांसेस बने हुए हैं। मैं तो उनको मशवरा ये दूंगी कि इस साल जो है उनको शादी कर लेनी चाहिए। अगर डिले करेंगे तो फिर मजीद मुझे लगता है कि बहुत 2 साल और लेट हो जाएगी। तो चांसेस बहुत अच्छे, कहीं आपको खुशखबरी मिल सकती है। यहाँ हानिया आमिर की मुझे नहीं लगता कि वो शादी करेंगी। 2027 में जाके जो है वो शायद किसी कमिटमेंट की तरफ आए, अभी तो कोई उम्मीद नहीं है। वहाँ मायूस हो जाए उनके जितने भी चाहने वाले हैं। अभी तो मेरा ख्याल है कि मायूस नहीं, खुश होंगे, क्योंकि इस वक्त रूज चल रहा है, इस वक्त ड्रामे हिट हो रहे हैं, फिल्में हिट हो रही हैं। अच्छा, तो इसके साथ क्रिकेटर बाबर आजम की बात अगर करें, बाबर आजम साहब को तो जरूर शादी कर लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि थोड़ा इस सेफ्टी पैनल में है कि शायद जो है वो मेरा नेम फेम कम ना हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। बाबर साहब, आप शादी करें, मैं तो कहती हूँ आप 2-2 शादियां करें, क्योंकि जैसे आप शादी करेंगे ना तो पार्टनर की लक भी आपके साथ लग जाएगी और डेफिनेटली आप देखेंगे इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, पहले से बेहतर, और बहुत सारी मजीद अचीवमेंट भी करते हुए दिखते हैं मुझे। अच्छा, चलें, ये तो थोड़ी लाइट हार्टेड सी गुफ्तगू हो गई, अब थोड़ी सी सीरियस नौयत की भी, और वो हम सियासतदानों को लेकर करेंगे। सबसे पहले तो बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन हो पाएगी?
जी रिहाई तो मैं नहीं कह सकती कि रिहाई जो है वो मुमकिन होगी या कुछ, लेकिन जो है काफ़ी जगह पे अगर जिन लोगों ने उनका बर्थ चार्ट टैली किया या हैंड रीड किया हुआ, जैसे हमारे पास तो आते रहते हैं इस तरह की चीज़ें उनकी, तो वहाँ पे अगर देखें तो प्लैनेट्स जो है वो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। ख़ास तौर पे अभी वो टाइम है कि अगर कहीं से कोई डील या एक पेज पे आने के बहुत सारे चांसेस जो हैं नॉट रिलीज रिलीफ के, शायद दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाए, दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाए और निगोशिएशन पे एक पेज पे बात आती हुई दिखती है काफी टाइम के बाद। दिखती है, आपको लगता है कि मुज़ाकरात से कोई हल शायद निकल पाए? जी। सुहेल आफरीदी साहब कई लोगों की आंखों का तारा है और कईयों को खटकते हैं जी, ये साल कैसा रहेगा? देखिए क्योंकि केपीके से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे ट्रबल तो ज़रूर उनको फेस करनी पड़ेगी। 2026 उनके लिए इतना स्मूथ और इजी नहीं होगा, तो उनको जो है वो जिस तरह जो है वो बयान, अगर कोई भी जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए भी मैं बता रही हूँ कि थोड़ा सा, क्योंकि देखिए मरकरी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, कोई कंट्रोवर्सी बन सकती है, तो आपने जो है वो पूरा अपना वर्क करके फिर आपने कैमरास के सामने आके कोई बयान देना है ताकि आप जो है वो कॉम्प्लिकेशन से बच जाएं। राइट। और यास्मीन राशिद साहिबा की जो दरख्वास्त थी वो बर्खास्त कर दी गई है। अच्छा जी। और नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया गया है, उनकी कामयाबी को जो है इंश्योर किया गया है। अब नवाज शरीफ साहब के हवाले से क्या कहेंगी? वो तो बड़े देखिए सेफ जोन में, अगर मैं देखूं तो वो बैक स्टेप पे ही रह के जो है बिल्कुल उनकी इन्वॉल्वमेंट तो रहेगी, बट वो मंजर आम पे आना नहीं पसंद करेंगे। जिस तरह से अभी वो स्मूथ चल रहे हैं उसी तरह से हैं। हाँ, 2 साल बाद देख सकते हैं कि शायद उनको कोई बड़ी वज़ारत उनकी जो साहबजादी हैं वो बहुत ही एक्टिव सीएम के तौर पर सामने आ रही है। बिल्कुल जी, देखिए अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत अच्छे काम कर रही है पंजाब के लिए, और बट उनके लिए जो है वो थोड़ी सी मुश्किलात, स्कॉर्पियन असेंडेंट है, तो सेहत के हवाले से मैं उन्हें मशवरा दूंगी कि थोड़ा सा आप रेस्ट करें ताकि जो है वो आप बच जाएं और आगे भी मज़ीद अच्छे काम करें। बट उनके लिए कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी, बल्कि उनकी सीट के लिए भी कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी। इत्तेहाद जो है मुझे जो है वो टूटता हुआ, और उनके लिए साजिशें जो है वो कुछ लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पर बड़ा अलर्ट रह के उन्हें काम करना पड़ेगा। चले फिर आखिरी सवाल है, सबसे ज़्यादा संजीदा सवाल है, ये मुल्की सियासत की बात कर रहे थे, दुनियावी सियासत की भी कर लें, बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल अफेयर्स की भी कर लें। जंग के खतरात मंडला रहे हैं मुस्तकिल तौर पर, और बहुत सारी नेशंस इसकी लपेट में आ रही हैं, और जंग के खतरात तो यहाँ पर भी हैं। हमारे बॉर्डर पर क्या सूरत हाल रहेगी, और दुनिया में किन किन इलाकों में आपको लगता है कि अमन कायम हो सकेगा? देखिए जंगें तो अब नहीं रुकनी। अगर पाकिस्तान की मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ख़तरे तो रहेंगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा कि अगर हम पे कोई साजिश करता है या हमला करता है तो डबल तरीके से हम जवाब दे सकते हैं। तो वहाँ से हम बड़े ही एक सेफ्टी वाले पैनल में हैं। वर्ल्ड वाइज अगर देखा जाए तो कुछ देर के लिए जो है शायद जो है वो सीज फायर या अमन की सूरत हाल पैदा हो जाए, बट ये जंगें जो हैं वो रुकेंगी नहीं। कि ये मैं आपको अच्छी खुशखबरी दे दूं कि जंगें जो है वो रुक जाएंगी। तो बिल्कुल ऐसी जो है ना खुशखबरी तो नहीं है, आप ऐसी खुशखबरी बिल्कुल ना जो है ना उम्मीद ऐसी देनी नहीं चाहिए जो पूरी ना हो। बिल्कुल जंगें जो है वो नहीं रुक सकती। कुछ टाइम के लिए शायद पीस की सूरत हाल बन जाए, बट ये जंगें कंटिन्यू रहेंगी। चलें, हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि ये साल सभी लोगों के लिए, सभी अक़वाम आलम के लिए, और ख़ासकर पाकिस्तानियों के लिए जहाँ वो मुकीम है, उनके लिए ये बेहतरीन साल हो। समरान शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, एस्ट्रोलॉजी पर बात हो रही थी। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। नए साल का सूरज तुलू हो चुका है। इस नए साल में सियासत गुज़िश्ता साल से कैसे और कितनी मुख्तलिफ होगी, इस हवाले से हम आपको आगाह करते रहे हैं पहले भी और करते रहेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि हुकूमत और तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की जो बातें चल रही हैं, इनमें पहल कौन करेगा, उस तरह देखा जा रहा है। और वज़ीर आज़म पेशकश भी कर चुके हैं, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इस पेशकश का मुस्बत जवाब भी की है। मगर इंतज़ार किस चीज़ का है, उस पर हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शौकत बराचा साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं। शौकत साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और सबसे पहले तो साल नौ की मुबारकबाद आपको। जी थैंक यू सो मच, आपको भी नया साल मुबारक हो। अल्लाह की रहमत बरस रही है इस वक्त इस्लामाबाद में, और ये नया साल अल्लाह की रहमत के साथ शुरू हुआ है। आप सबको नया साल मुबारक हो। बराचा साहब, अल्लाह करे कि सियासी मौसम भी ऐसा ही हो जाए। आपको नजर आ रहा है कि 2026 कुछ बेहतर होगा 2025 से?
अब 2025 की जब हम बात करते हैं, बहुत सारे वाकयात हुए इस 2025 में। आईनी तरमीम भी हुई इस 2025 में, नए ओहदे भी क्रिएट हुए और पोजीशन स्ट्रांग भी हुई। अगर 2025 को कैरी फॉरवर्ड करके 2026 में ले आ जाया जाए, 2025 के वाकयात के तनाजुर में 2026 के वाकयात के बारे में बात की जाए, तो फिर तो कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है। ना मुझे तो मुज़ाकरात की कोई उम्मीद है, और ना ये जो इस वक्त की सियासी सूरत हाल है इसमें कोई ड्रामेटिक चेंज की उम्मीद है। यही मुझे तो जो डिस्पेंसेशन है इस वक्त वो ज्यादा स्ट्रांग होती नजर आ रही है। मसलन अगर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान कहें कि हम अब मुलाकात की मिन्नत करते हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, जो कभी पीटीआई कहा करती थी कि हम गेट तोड़ देंगे, हम 15 दिन का नोटिस दे रहे हैं, फिर वो लॉन्ग मार्च लेके आ जाया करते थे पेशावर से 2 बार, अक्टूबर में, नवंबर में, पिछले यानी 2024 की बात कर रहा हूँ। तो उसका अब जो मौजूदा सिनेरियो है वो ये है कि हम तो बार बार आते हैं, हम कहते हैं हमारी मुलाकात करवा दो। अगर खाली मुलाकात ही नहीं हो पा रही तो दरवाजे तोड़ना, वो पता नहीं क्या करना। जो लाहौर का दौरा था सुहेल आफरीदी साहब का, वो गैर जरूरी तनाजात का शिकार हो गया। हालांकि जो सही सियासी जो टेम्परेचर है या जो सियासी वेट है उसकी तरफ तो बात ही नहीं हुई कि कितने लोग आए थे, कितना इस्तकबाल हुआ था। वो गैर जरूरी से तनाजात पैदा हुए जिसकी वजह से गैर जरूरी बहस शुरू हुई, हालांकि वो नहीं होनी चाहिए थी। वो आए थे लाहौर में, वो आए लाहौर में। उस्मा बुखारी साहबा ने पहले दिन कहा था कि हम उनको खुशामदीद कहते हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा गैर जरूरी तनाजात का शिकार हो गया। वो जो एक वेटेज टेस्ट करना था या कुएं में पत्थर डाल के पानी का मालूम करना था, उस तरफ तो बातचीत हुई नहीं है। लिहाजा 2026 मुझे कुछ ज्यादा मुख्तलिफ इस हवाले से नहीं लग रहा कि कोई चेंज आएगी, कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। और आज भी मुलाकात का ही दिन है, 6 नाम आज भी भिजवाए गए हैं, उसमें वज़ीर आला का नाम जो तीसरी मरतबा दिखाई नहीं दे रहा। आपको लगता है कि इस बार जो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी की जा रही है वो कोई जोर पकड़ पाएगी? स्ट्रीट मूवमेंट वो गए तो थे ना लाहौर, स्ट्रीट मूवमेंट का ही नाम दिया था। यानी उनके लाहौर जाने से एक दिन पहले जो पीटीआई के रहनुमाओं ने बातें की थी वो था कि जी वो वहाँ स्ट्रीट वॉक करेंगे। अब पता नहीं वो कौन सी स्ट्रीट में इतनी ज्यादा वॉक हुई। मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि जो टेस्टिंग काम था उस पे बात ही नहीं हुई। देखे ना, स्ट्रीट मूवमेंट वो बड़ा वक्त था जब अक्टूबर में 2024 में अली अमीन खान गंडापुर इतना वो बड़ा धरना लेके आए थे। फिर नवंबर में तो वो आए तो थे ना। मुझे याद है जब नून लीग की हुकूमत थी पिछली, चौधरी निसार अली खान वजीर दाखिला थे, परवेज खटक उस वक्त केपी के वजीर आला थे, इसी तरह का एक धरना लेके आना चाह रहे थे या मार्च लेके आना चाह रहे थे परवेज खटक, लेकिन परवेज इलाही साहब ने चौधरी निसार अली खान बतौर वजीर आला उन्होंने इतनी आंसू गैस मारी थी कि वो मोटरवे पे नहीं चढ़ सके थे। वो आना तो दरकिनार। अली अमीन खान गंडापुर अक्टूबर में भी यहाँ पहुंचे, वो नवंबर में भी यहाँ पहुंचे, वो बाकायदा डी चौक में भी पहुंचे, लेकिन अब वो कहाँ मोमेंटम है। वो काम सिर्फ अली अमीन खान गंडापुर ही कर सकते थे, उन्होंने करके दिखा दिया। तो आपको लगता है कि सुहेल आफरीदी जो अब लाहौर का दौरा कर रहे हैं, अब कराची के दौरे का भी ऐलान कर चुके हैं, वो वर्कर्स को एहतजाज करने के लिए मोटिवेट नहीं कर पाएंगे? आपको ये लग रहा है? देखें, मोटिवेशन एक और बात है। आप घर में बैठ के नारे भी लगा सकते हैं, आप वोट भी डाल सकते हैं, आप घर में बैठ के एक बयानिया बना सकते हैं, एक नैरेटिव का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रगल में जब आपको स्ट्रीट पे आना पड़े, जब आपको फिर शेलिंग का सामना करना पड़े, मसलन ये कह भी देते हैं कि जी हमारी अक्टूबर की मैं बात कर लेता हूँ या नवंबर की, कितना पंजाब आया था। हमने पूछा इन लोगों से कि पंजाब के लोग किधर हैं? लाहौर है, गुजरात है, गुजरांवाला है, सियालकोट है, जेलम है, आपको सीटें भी दी थी उन्होंने, इलेक्शन में भी जिताया। तो कहते थे कि जी पुलिस ने तो रास्ते बंद किए हुए, हम कैसे आ सकते हैं। अगर इनकलाब पुलिस के
रास्ते बंद करने से रुक सकता है, तो फिर कौन सा वो स्ट्रीट मार्च होगा, कौन सा वो इतना बड़ा हंगामा होगा। दूसरी बात यह है कि अलीमा खान साहबा कुछ कहती हैं, बैरिस्टर गौहर खान साहब कुछ कहते हैं, तीसरा फरीक कुछ और कहता है। अरबाब गुलाम रहीम को आपने कराची की बात की, अरबाब गुलाम रहीम साहब को खुद खान साहब ने मुशीर बनाया था कि सिंध में पीटीआई को वो प्रमोट करेंगे, पीटीआई बनाएंगे, पीटीआई को आगे बढ़ाएंगे। कहाँ नजर आती है सिंध में पीटीआई? मैं इंटीरियर की बात कर रहा हूँ। रहा कराची की बात रही, इमरान इस्माइल साहब चले गए, बहुत सारे लोग वहां से चले गए। इमरान इस्माइल साहब की मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो सबसे आगे हुआ करते थे, वो कुछ गाने भी बनाया करते थे, उनकी कही हुई बातें, यानी मेरी घड़ी मेरी मर्जी, ये उन्हीं के कही हुई बातें थी। आज वो कहाँ हैं? बिल्कुल। इसलिए तो बातें करना बयानियां बनाना एक जगह पर है, लेकिन अमली तौर पर जो है जो बातें आप करते हैं उनको पूरा करना एक दूसरी बात है। अभी आप देख रहे हैं कि जो माहौल पैदा हो रहा है, कौमी असम्बली के एडवाइजर के पास पीटीआई गई और पहली बार एडवाइजर ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है पीटीआई तरीकेकार अपना कर आई है और अब राह हमवार होती हुई नजर आ रही है ऑपोजिशन लीडर की जो है वो सीट संभालने के लिए। तो आपको लगता है कि अब अगर ऑपोजिशन लीडर जो है वो सिलेक्ट कर लिया जाता है तो उनके बैनर तले ये इकट्ठे हो पाएंगे? इकट्ठे होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? मसलन मैं कहूं कि अभी पीटीआई कौमी असेंबली में इकट्ठी है, बिल्कुल इकट्ठी है। मैं तो इस वक्त इस हद तक नहीं बात किया करता कि जी पीटीआई ऐवानों के अंदर भी टूट फूट गई। नो, जब वोट की बारी आती है, सुहेल आफरीदी को 91 पूरे वोट मिले, 92 उनके मेंबर्स हैं, स्पीकर का वोट जरूरत ही नहीं पड़ी थी, इसलिए 91 वोट मिले। मसलन पंजाब असेंबली में वो मौजूद हैं, वो सिंध असेंबली में भी मौजूद हैं। अचकज़ई साहब क्या फैसला का अख्तियार रखते हैं? अलीमा खान साहिबा ने कहा कि जो मुज़ाकरात की बातें करते हैं, जिस दिन अपोजिशन की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी यहाँ इस्लामाबाद में, उसके बाद अलीमा खान साहिबा ने कहा कि जो मुज़ाकरात की बात करते हैं वो खान साहब के साथी नहीं है। मैं बार बार ये बात करता हूँ कि फैसला खान साहब ने करना है, तहरीक चलानी है, मुज़ाकरात करने हैं। अब दूसरे लोग तो कह देते हैं कि हाँ हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, खान साहब तैयार नहीं है। इसलिए जब तक खान साहब ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होंगे, वो कन्विंस नहीं होंगे कि हाँ अब हम जो है ना वो स्ट्रीट मूवमेंट से निकल के हमें टॉक्स की तरफ जाना चाहिए, उस वक्त तक ना असेंबली में इनकी जो यूनिटी है, इनका इत्तेहाद है, या एक बैनर के नीचे अचकज़ई साहब क्या फैसले करेंगे? आप बताइए। वो एक फैसला करेंगे, खान साहब जेल से दूसरा फैसला सादिर कर देंगे। फैसले सिर्फ जो है वो खान साहब ही कर रहे हैं। सुहेल आफरीदी को लाने, अली अमीन खान गंडापुर को निकालने का फैसला किसने किया था? जेल से मिल के आए थे, बाहर आकर इन लोगों ने ऐलान कर दिया था। इसलिए फैसला सिर्फ खान साहब के। राइट। तो प्राची साहब, अब 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल दी गई है। आपको लगता है कि ऐसा भी इकदाम हो सकता है जिस तरह माजी में हमने देखा खान साहब की हुकूमत जा रही थी तो उस दौरान जो है केपी असम्बली को भी कोशिश की गई तोड़ने की, जो है पंजाब असम्बली के हवाले से भी हमने देखा कि वहाँ पर भी यही कोशिश की गई। इस बार भी ऐसी कोई कोशिश हो सकती है कि यहाँ पर असम्बली तोड़ी जाए, केपी असम्बली तोड़ी जाए और प्रेशर बिल्ड किया जाए? कुछ भी किया जा सकता है। पॉसिबिलिटीज की बात करें, खुद उन्होंने, एक प्रेसिडेंट मौजूद है, पंजाब गवर्नमेंट तोड़ी थी अपनी, पंजाब केपी की गवर्नमेंट तोड़ी थी। परवेज इलाही कहता रहा कि मत तोड़ें, तोड़ दी। केपी वाली हुकूमत भी तोड़ दी, कौमी असेंबली से रिजाइन कर दिए। इमेजिन कि आप पीडीएम की गवर्नमेंट में ये आगे सामने से होते तो अगर बराशी साहब अगर ऐसा फिर से करते हैं तो ये दुरुस्त फैसला होगा? नहीं, कुछ तो सबक सीखा गया है। मेरा नहीं ख्याल इस हद तक जाएंगे, क्योंकि केपी की गवर्नमेंट का होना, बहुत सारे आप काम कर लेते हैं, बहुत सारे आप, उस वक्त तो शायद ज़हन में था कि हम इतना प्रेशर बिल्ड करेंगे, हाँ हमारे कहने पे फौरी इलेक्शन होगा। आपके सामने ही है इलेक्शन, 90 डेज में तो नहीं हुआ था। वो जो प्रेपोजिशन थी, मसलन खुद खान साहब ने एक दफा कहा था कि जी हमें राणा सनाउल्लाह ने कहा कि आप असेंबली तोड़े तो हम फौरी इलेक्शन करवा देंगे। असेंबली फौरन तोड़ दी, इलेक्शन नहीं हुए। तो कोई ना कोई अगर वो सबक सीखा है तो मेरा नहीं ख्याल वो इस बार केपी की हुकूमत को बर्खास्त करेंगे या असेंबलियों से रिजाइन करेंगे। कोई ऐसा ऑप्शन अभी नहीं है।
लेकिन उनकी अपनी सोच है, ना हम मशवरा दे सकते हैं, ना हम उनको मना कर सकते हैं किसी चीज से। बिल्कुल ठीक है। प्राची साहब, बहुत बहुत मुल्क की सियासत पर बात हो रही थी, ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। सेगमेंट शामिल करेंगे मेरा पाकिस्तान, जिसमें उफैरा फैज मुलाकात करवा रही हैं लकड़ी को शाहकार में बदल देने वाले माहिर आर्टिस्ट जहीर अहमद से। आइए देखते हैं। आज हम आपको लाहौर के एक ऐसे आर्टिस्ट से मिलवाएंगे जो लकड़ी को काट के नहीं बल्कि उसकी असल हार रखते हुए अपने फन में ढालते हैं, जहां पर दरख्त की लकीरें, उसके निशानात और उसकी दरारें ही उसकी खूबसूरती बन जाती हैं। तो आइए चलते हैं इस फन के बारे में मजीद जानते हैं और साथ ये भी जानते हैं कि आखिर ये फन इतना खास क्यों है और किस तरीके से ये हमें कुदरत के करीब ले जाता है। इस वक्त हमारे साथ जहीर अहमद मौजूद हैं और आज हम इनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे इनके आर्ट के बारे में। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये जो लाइव एज आर्ट का सफर है आपका, ये कहाँ से शुरू हुआ? लॉन्ग टाइम अगो मैं आउट ऑफ कंट्री था, अमेरिका में, तो वहाँ पे रस्टिक फर्नीचर और लाइव एज आर्ट का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। इट्स अराउंड 7 to 8 years बैक। तो जब मैं वहाँ पे गया हूँ तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ था कि बड़ी डिफरेंट सी चीज़ें और इट्स अ हैंडमेड एंड प्योर वुड में थी। तो वहाँ से एक्चुअली ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो अगर हम अपनी ऑडियंस को बताना चाहें एक आम फहम अल्फाज में कि लाइव एज आर्ट बेसिकली है क्या, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो इसको यही बोलूँगा कि जो यहाँ पे यूज़लेस एंड बिल्कुल जो आप कूड़ कबाड़ वुड होती है, मैं तो उसको रिस्टोर करता हूँ। कचरे से सोना बना रहे हैं, ठीक है, और ख़ुद प्लांटेशन करते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई लगा हुआ दरख्त कभी इसको हम डैमेज कर दें। नॉर्मली यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, आपने देखा होगा प्लैंक्स होते हैं बड़े बड़े, उनको कट करके तो डिफरेंट बड़े पीसेस में कन्वर्ट करके फर्नीचर बनाते हैं। हम वुड ही वो वाली यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक अ बिग साइज ऑफ रूट्स और डिफरेंट ब्रांचेस जो बिल्कुल यूजलेस हैं, हम उनको कन्वर्ट करते हैं इन ब्यूटीफुल आर्टिकल्स। तो सर अब हम आपकी कलेक्शन देखना चाहेंगे जिस पे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। प्लीज़। अच्छा जहीर साहब, इस वक्त हम जिस रूम में मौजूद हैं यहाँ पर वैरायटी ऑफ कलेक्शन आपकी है यहाँ पर मौजूद। मुझे बताएं, जब भी आप किसी चीज़ के ऊपर काम करते हैं तो दिमाग में क्या चल रहा होता है? अब ये क्रैक्स हैं इसमें, राइट? ये इन क्रैक्स को ऑब्वियसली मैंने नहीं किया, इट्स अ नेचुरल। अब ये अगर आपके पास है तो पाकिस्तान में जस्ट आपके पास है। दिस इज अ लाइक यू कैन यूज फॉर सोप होल्डर एंड फिनल सीड्स, सौंफ के लिए खाने के बाद आप सर्व करने। अब ये जो कर्व है ये मैंने नहीं किया, इट्स अ लाइव एज नेचुरल। तो दिस इज द यूनिक थिंग। मतलब ये चीज नहीं हो सकती कि अगर आपने मुझे एक चीज दी है और मेरी फ्रेंड को पसंद आ जाए और वो आपको सेम चीज का ऑर्डर दे, तो वो नहीं बन सकता। वो डबल भी पे करेगी, हम नहीं दे सकते। लाइव एज आर्ट में जो है वो बेसिकली ये होता है कि हम दरख्त के जो किनारे हैं उनको उसकी ओरिजिनल हालत में छोड़ देते हैं। जी जी। मुझे बताएं इसके पीछे फलसफा क्या है इस आर्ट का? देखें, जो रस्टिक फर्नीचर और लाइव एज है ना, इसको एक किनारे को आप छोड़ देते हैं जस्ट लाइक दिस, क्योंकि नॉर्मल आप फर्नीचर में देखते हैं तो स्ट्रेट कट कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे। ये एब्स्ट्रैक्ट, इसकी शेप ही इसकी बेसिकली खूबसूरती है। जस्ट लाइक दिस टेबल, ठीक है, अगर आप ये देख रहे हैं, या ये बास्केट है, ठीक है, ये देखें, इसकी एक अपनी ब्यूटी है। अगर आप इसने नॉर्मली जो हम लोग यूज करते रहे हैं पाकिस्तान में या वैसे जो स्ट्रेट होती हैं, उनकी वो एक ब्यूटी नहीं है। यू सी लाइक दिस, ये देखिए, ये ब्यूटी है। मतलब हम इसको कह सकते हैं कि ये आर्ट हमें फितरत से या कुदरत से करीब कर देता है। जबरदस्त। तो अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि ये जितना भी मटेरियल आप इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी बेसिकली, ये लकड़ी कहाँ से आती है? क्या ये गिरे हुए दरख्त होते हैं, पुराने दरख्त हैं, या आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दरख्त की कटिंग करवाते हैं? नॉर्मली आपने देखा होगा फर्नीचर शॉप्स हैं या जहाँ पे भी स्टोरेज करते हैं, वो लोग प्लैंक्स यूज करते हैं, दरख्त के तनों को, रूट्स पे ज्यादा काम नहीं करते। वो जो रूट्स अब तो खैर कम ही मिलती हैं, लेकिन पहले जो रूट्स मिलती थी, हम उन्हीं के पीसेस करके उनके पहले प्लेट्स कटवाते हैं, कट करके उनको डिफरेंट चीज़ों में, फिर जो बाकी थोड़े पीसेस होते हैं कि उन्होंने जलाने के लिए रखे होते हैं, तो ऑल ओवर दी पंजाब बेसिकली हम लोग पैक करते हैं। बिल्कुल, जो वेस्ट मटेरियल होता है आप उसको प्रिजर्व करते हैं और उसको देन फर्नीचर में
कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा इस वुड के पीस को देख के जो मेरे माइंड में आया है। अच्छा, इसकी मॉइस्चर को खत्म करने का कोई तरीका होता है, कोई प्रोसेस होता है जो आप लोग करते हैं, कोई स्पेसेस फिल इन करते हैं? एक चीज ये है कि आप इसको रख दें स्पेसर दे के, लाइक अगर आपने एक चीज रखी है इसमें आप स्पेस दे देते हैं लाइक दिस, ये स्पेस है इसके ऊपर रखेंगे, आप खुली एयर में थोड़ा सा शेड करके इनको छोड़ दें, ये नेचुरली प्रोसेस होता है। और जो सेकंड चीज़ है वो भी आपसे शेयर कर लेते हैं कि अगर आप लकड़ी को ये समझते हैं कि इसके ऊपर पानी पड़ेगा ख़राब हो जाएगी, ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक वुड को इस तरह रखेंगे मे बी 6 months 1 year तक भी, लेकिन अगर आप इसको अच्छी तरह पानी के साथ तर करके वेट करके आप इसको वर्टिकल कंडीशन में रख देंगे तो इट विल टेक लाइक 2 months में ड्राई हो जाएगी। अच्छा ज़हीर साहब, यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, मुझे एक तो इनके बारे में बताइए, ये हैं क्या, और इनके ऊपर जब आपने काम किया तो कितनी मेहनत लगी आपको, जिसमें एक ये साइड टेबल मुझे नज़र आ रहा है। जी, ये बेसिकली कॉर्नर लैंप है, ये हॉलो था, ऑब्वियसली हमें इससे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ तो ये टेबल का एक स्टैंड बन सकता था, बेस बन सकती थी, तो इसमें अगर आप देखें तो बल्ब जल रहा है अंदर, ठीक है, बल्ब लगा हुआ है, इसको ऑन करते हैं तो बल्ब ऑन हो जाएगा, तो ये एक साइड लैंप है। जिस तरीके से ये एक नेचुरल स्टिक है, वॉकिंग स्टिक, और ये एक हम लोगों का एक जिस तरह आप स्टडी लैंप कह सकते हैं, ये 4 लोग फेंक देते हैं इसको, तो कभी भी कोई यूज में आपने देखा होगा नहीं लेकर, बिल्कुल ऐसा ही है। ये नेचुरल एक इसकी बार्क है, ठीक है, इसके अंदर से होल करके हम इसको एक किसी भी उसके ऊपर हैंग कर देंगे, और ये बड़ा एस्थेटिक सा लैंप बन जाएगा। ये बिल्कुल काफी डिफरेंट। अब ये देखें, अब यही कोई हमसे दोबारा डिमांड करेगा तो ऑब्वियसली वी कांट डू इट, ये हम नहीं दे सकते। ठीक है, अब मुझे बताएं, अब हम नेक्स्ट कहाँ पे मूव करेंगे? नेक्स्ट रूम में चले जाते हैं, उधर मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, गेस्ट रूम है और डिफरेंट है, फिर एंड पे हम बेसमेंट में चले जाएंगे जहाँ पे शोरूम भी आएंगे। मुझे ये बताएं, यहाँ पे रूम में एंटर होते साथ ही मेरी नजर इस चेयर पे पड़ी। जी। इस चेयर के पीछे की क्या स्टोरी है, ये कहाँ से मिली आपको? ये रेलवे के ऑफिसर्स की रेस्ट चेयर है, और बहुत ही थ्रो अवे प्राइस पे मैंने इसको पिक किया था, और ये इस तरह की कंडीशन में नहीं थी। अच्छा। बिल्कुल टूटी फूटी थी, इसको मैंने रेजन और सारा फिक्स किया विदाउट एनी नील, कोई कील वगैरह नहीं लगाए, और उसके बाद इसकी बनवाई करवाई गई है। ये 70-80 साल पुरानी, रेलवे के ऑफिसर जब थक जाते हैं तो इस पे रेस्ट करते हैं। अच्छा, अगर मैं इस फ्रेम की बात करूं, मुझे ये बताएं, ये एब्स्ट्रैक्ट भी है और इसमें ब्यूटी भी है, इसमें एस्थेटिक भी है, इसमें रॉनेस भी है, क्या कह रहा है ये फ्रेम? बेसमेंट में जब आएंगे मैं आपको दिखाऊंगा, हमारा एक डोर है जो कि शोरूम की तरफ जाता है, तो उस डोर को मैंने कटवाया था शीशा लगवाने के लिए। अच्छा, ये डोर का पीस है, ओके, ठीक है, एंड दिस इज मेरी डिफरेंट टेबल्स के जो भी पीस कट जाते हैं, बच जाते हैं, ये हमने पेस्ट कर दिए। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट लुक, यानी कि 2 in 1, मैंने जो दोनों चीज़ें मेरे पास बची थी और वो मैं फेंक देता या कोई और होता, मैंने इन दोनों को यूज़ करके तो यहाँ पे लगा। सर मुझे बताइएगा कि अब हम नेक्स्ट कहाँ पर मूव करेंगे? अभी बेसमेंट में हम लोग चलते हैं, वहाँ पे शोरूम भी और डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे ये मुझे एक कंसोल नजर आ रहा है, जी। उसके साथ जिस लैम्प का हम ऊपर जिक्र कर रहे थे, यहाँ पे उसका प्रॉपर डिस्प्ले मौजूद है। एक रॉ लकड़ी को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में कितना टाइम दरकार होता है? इसको अगर आप देखें तो ये वुड मेरे पास पड़ी थी, ठीक है, ये पीसेस आपने ऑलरेडी ऊपर देखे हैं रॉ कंडीशन में, ये मैंने एक मार्केट से कस्टमाइज करवाए हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें मेरे पास हों तो एक चीज़ को मैं इसको ज्वाइंट करते हुए इट विल टेक मे बी 30 मिनट्स। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक प्रॉपर दरख्त की शेप में एक आर्ट पीस नज़र आ रहा है, वहाँ चलते हैं, मुझे इसके बारे में बताएं कि इसके पीछे की क्या स्टोरी है। अच्छा ज़हीर साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो एक बाकायदा दरख्त का तना है, ये भी आपको वेस्ट मटेरियल में मिल जाता है? ये स्टोनियन वुड है, ये ज़्यादा फर्नीचर में काम नहीं आती है, बड़ी लाइट वेट है, तो इस पर हमने हैंड कार्विंग करके इसमें थोड़ी डिगिंग करके तो एक शेल्फ बनाई है, इसमें आप स्पॉट लाइट्स भी दे सकते हैं ऊपर से, और एक शेल्फ के तौर पे हमने किया। जैसे काम ऑब्वियसली आ सकता है, लेकिन ये फर्नीचर में इस तरह काम नहीं आता स्टोनियन में। जबरदस्त। अच्छा, कुछ आपके आर्ट पीसेस हैं जिन पे आपने रेजिन के साथ उनको कोट किया, जी। तो अभी मैं वो भी देखना चाहूँगी। जी प्लीज आइए। अच्छा, इस रूम में 2-3 चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। सबसे पहले तो ये है
इसमें मुझे कुछ शॉक्स नजर आ रहे हैं। मुझे बताएं कि ये आर्ट है या ये क्या चीज है और कितना प्रोसेस लगता है इस आर्ट पीस को बनाने में? ये एक फ्रेटल आर्ट है। ठीक है। फ्रेटल आर्ट हम इसमें 4000 वॉट के साथ करंट देते हैं। ओके। ठीक है, करंट दे के इसमें नॉर्मली तो 2 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एक वो लिक्विड मीठा सोडा टाइप डालते हैं आप पानी के साथ मिक्स करके। सेकेंडली फॉरनर्स कोक भी डालते हैं, यू नो द फिजी ड्रिंक है। सो जब इसको करते हैं आप स्प्रेड लकड़ी के ऊपर और उसको करंट देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो आप देख रहे हैं ये करंट खुद ट्रेवल करता है। इसमें भी जो आपका हैंडमेड ही है, यानी कि आप अपनी मर्जी से ट्रेवल नहीं करवा सकते। जबरदस्त। और ये कितना टाइम टेकिंग प्रोसीजर है? अगर आप 1 गो में करें तो मे बी 1-2 घंटों में हो जाता है, लेकिन इट्स बिट डेंजरस, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। तो काफ़ी लंबी वुड की स्टिक्स लेके उसके आगे स्क्रूज लगे होते हैं, उसको हम इंजेक्ट करते हैं और फिर करंट ट्रेवल करता है। और इस आर्ट को मानने वाले, इस आर्ट की कदर करने वाले पाकिस्तान में कितने लोग हैं? बहुत कम है। फ्रेटल आर्ट है, बर्न आर्ट है और बहुत कम लोग कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि अभी कितने कर रहे होंगे, लेकिन काफ़ी कम लोग कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, तीसरी चीज़ जो है वो ये है, और इसको देख के मुझे ये लग रहा है कि ये कम से कम भी 150 से 200 साल पुरानी होगी। इसके बारे में मुझे बताइए। जी बिल्कुल ऐसे ही, ये मोर देन 150 ईयर्स ओल्ड। ये रूट का एक पीस था, ये ऐसे ही मिला था और उसको मुझे जस्ट क्लीनिंग करते हुए 1 मंथ लगा था। अच्छा। ब्रश के साथ करना है उसको, फिर वो लोहे के उसके ग्राइंडर करने, तो मेरा ख्याल है मुझे 1-1.5 माह लग गया था इसको क्लीन करते, और बाकी फिर पॉलिश वगैरह और जो मैंने की इसको नेचुरल शेप में ही रखा। सर लास्ट में मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जितने भी यंगस्टर्स इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो आपके आर्ट से इंस्पायर हैं, अगर वो इस फील्ड की तरफ आना चाहते हैं उनको थोड़ी सी गाइडलाइन दें। क्या इसके लिए प्रॉपर कुछ सीखने की ज़रूरत है या सिर्फ आपके अंदर जज्बा होना चाहिए और आप काम करना जानते हो तो आप ये कर सकते हैं? देखें, बिल्कुल डेडिकेशन तो मस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि मैंने आपको बताया है कि मैं खुद प्लांटेशन करता हूँ। मैं कभी भी उन दरख्तों को नहीं काटता, बेशक वो जब तक मुझे पता चल जाता है कि डेड ट्री हैं। काफ़ी आपने देखा होगा लाहौर से बिलोंग करते हैं, केनाल रोड पे भी हैं, तो बिल्कुल डेड हो चुके होते हैं। एक तो हम उन चीज़ों का करते हैं और हर किसी का अपना एक टेस्ट है। और मैंने तो जब भी कहा है ठीक है, अगर कोई सीखना चाहता है, लर्न करना चाहता है तो मोर देन वेलकम, वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मतलब इसके लिए किसी प्रॉपर डिग्री की जरूरत नहीं? नो, कोई डिग्री की जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू वेरी मच। लाइव एज आर्ट हमें यह सिखाता है कि कभी कभी चीज को मुकम्मल तौर पर बदलना जरूरी नहीं होता, बल्कि उसकी असल हालत ही खूबसूरती की अलामत होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। बात करते हैं रूह की ग़िज़ा मौसीकी की। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां प्लेलिस्ट घंटे के हिसाब से तैयार की जाती है और हर कोई अपनी मर्जी का म्यूजिक सुनना चाहता है। मगर इस दौर में एक ऐसी नई सीरीज और ऑडियो सीरीज सामीन को अपनी तरफ मतवज्जो कर रही है और सोचने पर मजबूर कर रही है कि जनूबी एशिया में आवाज़, मौसीकी और मानी को किस तरह समझा जाए। हम बात करें साउंडिंग बोर्ड प्लेटफॉर्म की, जिनकी ऑडियो सीरीज मौसीकी और इस्लामी सौती फ़नून पर उर्दू और अंग्रेज़ी तहरीरों के तकरीबन फरामोश शुदा आर्काइव को तलाश किया जा रहा है। सीरीज़ में शामिल मज़ामीन शनाख्त, विरासत और तख़य्युल के इर्द गिर्द बहस करते हैं और इस प्रोजेक्ट को कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी और PhD के उम्मीदवार अली राज ने बयान किया है और तैयार किया है, जिनकी तहकीक हिंद इस्लामी रवायत में आवाज़ और जमालियात की फ़िक्री तारीख पर मरकूज़ है और ये सीरीज़ यूट्यूब, स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट पर भी दस्तयाब है। इसके 2 सीज़न हैं और 20 एक साथ इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अली राज मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली राज हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? अली, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? गालिबन अली को हमारी आवाज़ नहीं जा रही। अली, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? क्या आपका माइक तो म्यूट नहीं है? ज़रा चेक कीजिएगा। राइट, दोबारा रब्ता करते हैं अली राज से। तो देखिए जनाब, हमारे जो यंगस्टर्स हैं कैसे कैसे प्लेटफॉर्म्स तख्लीक कर रहे हैं और इसकी नायाब बात यह है कि ये आर्काइव, ये खोज लगा रहे हैं, रिसर्चर का काम कर रहे हैं,
रिसर्च करके वो चीज़ें जो आंखों से ओझल होती चली जा रही हैं उनको पकड़ में लेकर आ रहे हैं, उनको सामने रख रहे हैं हमारी नई पौध के, ताकि उनको मालूम हो सके कि हमारी विरासत में क्या कुछ शामिल है, हमारे हेरिटेज में क्या कुछ शामिल है, हमारे कल्चर में क्या कुछ शामिल है। तो ये नया साल है, इस नए साल पर हमने सोचा कि इसका तज़किरा होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो लोग अपने माजी को याद नहीं रखते अब वो अपने मुस्तकबिल के बारे में अच्छे फैसले नहीं कर सकते हैं। तो मौसीकी को लेकर अली राज का ये जो इकदाम है ये इंतहाई शानदार है और इसको हम नहीं कह रहे हैं बल्कि यूनिवर्सिटीज़ तक एक्नॉलेज कर रही हैं। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जो सोसाइटी ऑफ फेलोज़ है और हेमन सेंटर फॉर ह्यूमैनिटीज़ है उनकी तरफ से भी कोलैबोरेशन इनको जो है दी जा रही है। अली राज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली, आपको आवाज़ आ रही? जी हाँ अली, अस्सलाम वालेकुम, आ रही है मुझे आवाज़ आपकी। अच्छा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले नया साल मुबारक हो आपको। कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, सबसे पहले वो शेयर कीजिएगा। जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और आपके तमाम सुनने वालों को। न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो यही है कि बस अपना तहकीक काम अब जल्दी से निपटाना है मुझे। तो इंशाल्लाह इस साल जो है वो डॉक्टर की सनद हासिल करना है, तो ये इस वक्त तो यही है ये सामने। इंशाल्लाह, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अच्छा, ये ख्याल आपको साउंडिंग बोर्ड का ख्याल कैसे आया? आपने कैसे सोचा कि आर्काइवल जो है तस्वीर हैं, म्यूजिक है, डिस्कशन है, इसको रिसर्च का मौजू कैसे आपने बनाया? जी हाँ अली, मैं कई बरस से इस पर काम कर रहा हूँ जाहिर है, और मेरा फोकस बर सगीर के मुसलमानों की इल्मी रिवायत पर है। उसमें किस तरह ज़बान, साउंड, सौत और मौसीकी का आपस में क्या रब्त है, उसके क्या नताइज होते हैं, सियासी नताइज क्या हैं, उसके तहजीबी नताइज क्या हैं। तो ये मेरी दिलचस्पी का मौजू है और मैं कई साल से इस पर मज़ामीन जो है वो जमा कर रहा हूँ, ये मटीरियल मुख्तलिफ जगहों से। तो पाकिस्तान में कई लाइब्रेरीज हैं, आर्काइव्स हैं जहाँ से मैंने जमा किया है, कुछ बांग्लादेश में हैं, कुछ भारत में हैं। तो वहाँ से ही करके एक ज़खीरा सा बना है और मुझे करने के दौरान एहसास हुआ कि जो हमारी उर्दू ज़बान में इल्मी रिवायत है वो बहुत मुतनव्वो है और उसमें बहुत ज़्यादा मुस्तहकम है। तो क्यों ना उसी को लेकर के काम किया जाए और उसको सामने लाया जाए, क्योंकि आज दौर ऐसा आ गया है कि अब वो बहुत सारी चीज़ें जहन से मख्फी हो गई हैं। आपको पुरानी चीज़ों से प्यार है क्या? देखिए, अल्लामा इकबाल का एक मिसरा है कि दलील कम नजरी किस्सा कदीम जदीद। तो मुझे नए पुराने में ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता लेकिन ये मेरी बतौर एक मुहक्किक भी मेरी राय हो सकती है। लेकिन मैं इसमें जो एक संजीदा पहलू है वो ये है कि मुझे ऐसा महसूस होता है यहाँ पर अमेरिका में भी और पाकिस्तान में भी नौजवानों से इंटरैक्ट करके, अपनी जनरेशन के और अब जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कि नौजवानों को बहुत ज्यादा तजस्सुस है अपने इल्मी विरसे और अपने फनी विरसे को दोबारा से एक्सकवेट करना। बहुत खूब आपने जवाब दिया और जबरदस्त जवाब था ये। अच्छा, आपने इसका नाम साउंडिंग बोर्ड क्यों रखा? जी हाँ, ये साउंडिंग बोर्ड जो है कि अंग्रेजी में वैसे तो अब लफ्ज मुहावरे की शक्ल इख्तियार कर गया है। इसका पस मंजर जो है वो ये है कि चर्च में एक मचान, एक प्लेटफॉर्म सा होता है जहाँ पे खड़े होकर पादरी तकरीर करते हैं और उनके सर पर एक छतरी नुमा लकड़ी का एक पीस होता है जो आवाज को आगे प्रोजेक्ट करने में मदद करता है। तो ये तो इसका लुग़वी माना है। और साउंडिंग बोर्ड वैसे मुहावरतन उसकी मुराद यही होती है कि जैसे मैं आपसे कोई चीज डिस्कस करूं, मेरे जहन में कोई आइडिया आया और मैं कहूं अली ये मुझे लग रहा है, तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, तो मैं आपको बतौर साउंडिंग बोर्ड के इस्तेमाल करूं। तो जो बेशतर लिखने वाले हैं जिन्होंने ये इंशाइये की शक्ल में ये मज़ामीन लिखे हैं, मुख्तलिफ जराइद में छपते थे, किताबों में छपते थे, तो उनमें कोई कतईयत या उस तरह से एक हतमी कोई तसव्वुरात नहीं थे। वो फ्लोट कर रहे थे आइडियाज एक माहौल में, एक रिवायत में, और वो अपनी इमीडिएट ऑडियंस से उनका जवाब तलाश कर रहे थे खुद उन मसाइल को लेकर के जो इस मौसीकी दानी की रिवायत में थे। तो इसलिए साउंडिंग बोर्ड मुझे मौजूद लगा। मैंने कहा अंग्रेजी जबान में है, कई लोग कनेक्ट भी कर सकते हैं और मुहावरा है तो आसान हो जाएगा। बिल्कुल ज़बरदस्त है और बड़ी मेहनत वाला काम है, ये मेहनत तलब काम है। आपको तो बहुत अरसा लगता होगा एक वीडियो बनाने में, कितना टाइम लगता है अमूमन? जी हाँ, ये असल में अली बुनियादी तौर पर तो ये ऑडियो प्रोजेक्ट है, तो मेरा फोकस ऑडियो पर रहता है। थोड़ी सी मेरी बचपन में तरबियत मेरे वालिद ने तहतुल अस्क़ानी में की थी, तो थोड़ा सा एक उससे वाकफियत है। लेकिन वो रिकॉर्ड करके इसको ऑडियो स्टूडियो में करके और उसके बाद उसकी एडिटिंग का प्रोसेस होता है। मैं अकेला ही ज़ाहिर है ये सब करता हूँ अपने काम के साथ, तो दिक्कत तलब तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि एडिटिंग में कई घंटे लगते हैं पहले उसको तलाश करने में, उसकी तलाश खराश करने में, उस मौसीकी शामिल करने में। फिर वो वीडियो बनाने का मकसद यही कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच जाए। तो मैं आर्काइवल तस्वीर वो ढूंढता हूँ जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं है और उस मौजू से मुताल्लिक हैं। तो वो कुल मिला के मेरे ख्याल है एक एपिसोड बनाने में मुझे एक दिन में तकरीबन 7 से 8 घंटे का लेबर आवर्स होते हैं। तो मैं तकरीबन अभी 20 एपिसोड मुकम्मल कर चुका हूँ जो नशर कर दी हैं मैंने, और कई और रहती हैं। तो अब तकरीबन एक एपिसोड पर 7 से 8 घंटे तो लग जाते हैं। ऐसी स्पेशलाइज जो रिपोर्ट्स होती हैं या पॉडकास्ट होती हैं, ऐसी स्पेशलाइज जो वीडियोस मौजूद होती हैं यूट्यूब पे, उस पर स्पेशलाइज्ड ऑडियंस भी होती है। तो आप किसी खास ऑडियंस के लिए इसको बना रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है अली आपका। ये सवाल मेरे जहन में भी था
स्पेशलाइज्ड ऑडियंस तो हमेशा होती है इल्मी कामों के लिए, महदूद लोग होते हैं जिनको दिलचस्पी होती है इन चीज़ों में, लेकिन हकीकत अली ये है, और ख़ास तौर पे मैं नौजवानों का जिक्र इसमें यूँ करूँगा कि बहुत खुशाइंद है कि मुझे मेरी प्राइमरी ऑडियंस और इस वक्त सारा मुझे जो फीडबैक आता है, जो सुन रहे हैं वो नौजवान ही हैं। और चूंकि इसमें साबिक मशरिक पाकिस्तान पर भी बहुत ज़्यादा मवाद है, तो बहुत ज़्यादा बांग्लादेश से, भारत से, पाकिस्तान से नौजवान इसको सुन रहे हैं, और मुझे एहसास होता है कि वो ऑडियंस आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करेगी। तो अभी फिलवक्त जो टारगेट ऑडियंस है वो वही यंग हैं लोग, जिनकी दस्तरस में नहीं है ये रवायत, लेकिन उनको कहीं ना कहीं अपने अंदर उससे कशिश महसूस होती है। तो वो मेरा मकसद है, उन तक पहुंचाना। बड़ा जबरदस्त मिशन है आपका, मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है। ये बताएं कि सीरीज फंडिंग में जो आपको सीरीज बनाते हैं, इसकी फंडिंग भी दरकार होती है, इतनी पुरानी चीज़ें आपने तलाश करनी होती है, इतना आसान नहीं है इन्हें तलाश करना, तो किस तरह से इसको कोप करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। एक तो मैं अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हूँ, तो यहाँ पर मेरे जितने भी फील्ड ट्रिप्स हैं वो सारा कोलंबिया यूनिवर्सिटी ही उनको फंड करता है। तो मैंने पाकिस्तान में कई चक्कर इस चक्कर में लग जाते हैं। कराची में अंजुमन तरक्की उर्दू की आर्काइव है, बेदिल लाइब्रेरी है, इस्लामाबाद में नेशनल आर्काइव्स है, बांग्लादेश के अखबारात हैं जो साबिक़ मशरिक़ पाकिस्तान के थे, तो उनको एक्सेस करना, भारत के मटीरियल को एक्सेस करना, तो बुनियादी तौर पर तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी की तरफ से ये वसाइल मुझे मुहैया हुए। दूसरा ये कि अमरीकी हुकूमत का एक वफाकी एक इदारा है, उसका नाम है नेशनल एंडाउमेंट फॉर द ह्यूमैनिटीज, जो इस किस्म के प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं। तो उनका एक कंपेटिटिव ग्रांट प्रोसेस होता है जिसमें मैंने अप्लाई किया था, और वो कोलंबिया के जरिए मुझे थोड़े से पैसे मिले थे, जिसके जरिए मैं थोड़ा सा इक्विपमेंट खरीद सका स्टूडियो का, और अपने थोड़ा सा ट्रैवल अपने लिए कर सका। तो वो उन पैसों की मदद से, एक तरह से वो सीड फंडिंग है, तो उन पैसों की मदद से इसका आगाज किया, और उनको भी यही बताया था कि मेरा मकसद यही है कि पब्लिक लिटरेसी बढ़ाई जाए। तो अलीराज, क्योंकि टाइम की किल्लत है, बस क्विकली बताइएगा कि अभी आप पीएचडी भी इसी चीज में करेंगे? जी हाँ, पीएचडी मैं इसी में कर रहा हूँ गुज़िश्ता कई साल से, और अब इख्तिताम की तरफ है। तो हमारी मौसीकी की रिवायत पर, सकीब मुसलमानों की उस पर, उस ज़बान के तसव्वुर पर, उसमें क्या खूबसूरती के अनासिर क्या हैं, वही मेरा पीएचडी का मौजू है, जो कि इंशाअल्लाह अनकरीब ख़त्म हो जाएगा। तो बस ये है। जी हाँ, इंतहाई शानदार इकदाम है आपका, और फिर से मैं कहूँगा कि जितनी तारीफ की जाए कम है, और वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर यूपीए, और आपके साउंडिंग बोर्ड के लिए भी जितने नाज़रीन तक हम पहुँचा सके, हमारे नाज़रीन तक हमने पहुँचा दिया, आपने फ़र्ज़ निभा दिया है। तो उम्मीद करते हैं ये इसी तरह से एक्सपेंड करता रहेगा, और जो आपकी मेहनत है वो रंग लाएगी। ब्रेक के बाद हाजिर हूँ। वेलकम बैक। सेगमेंट शामिल करते हैं सफ़र शर्त। आज वक़ार अहमद मलिक मुलाकात करवा रहे हैं खामोश किरदार खान बेग से। देखते हैं। क्लाइंबिंग आपका अभी भी सारा सामान इस तरह पड़ा हुआ है, शूज वगैरह? अच्छा, क्लाइंबिंग का सब वो भी आपको यादें आपकी आती होंगी ना आपको? जी जी जी, क्या देखता हूँ ना, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्त, और मेरे साथ खान बेग साहब हैं। और खान बेग साहब जो हैं, ये हम थोड़ा सा आगे खान बेग साहब लाइट में आ जाए ना, ताकि नाज़रीन आपका जो खूबसूरत चेहरा है देख सकते हैं यहाँ देख। खान बेग साहब जो हैं वो एक अनसंग हीरो ही कह सकते हैं, मतलब एक ऐसे हीरो हैं कि, और ऐसे हीरो से और ऐसे बड़े लोगों से ये सरजमीन, आप जहाँ पे भी जाएं तो आपको ये हीरोज़ मिलते हैं। लेकिन ये हीरोज़ कैसे मिलते हैं? इनसे जब आप गुफ्तगू करते हैं तो मालूम होता है, क्योंकि ये इतने हम्बल होते हैं, ये इतने इस हवाले से मुनकसिर मिजाज हैं कि ये बताते नहीं हैं, और जब आप पूछते हैं या किसी बहाने से आपको जब पता चलता है तो आप कहते हैं यार ये इतना बड़े कारनामे इन्होंने सर अंजाम दिए, और ये बिल्कुल हमें मालूम ही नहीं है। खान बेग साहब जो हैं, इन्होंने कई चोटियां सर की, क्लाइंबिंग में बहुत कमाल नाम है, और बहुत सारे जो क्लाइंबर्स हैं उनको ऊपर लेके गए। ताल्लुक़ जो है वो गुलकिन से है। खान बेग साहब, आपने सबसे पहले तो हम 7,000ers की बात करेंगे ना जी? 7,200 हमने 7,000ers में से आपने कौन कौन से पार्ट सर किए? ये मैंने 5 दफ़ा ये पशु पीक किया है। अच्छा, 5 दफ़ा पशु पीक किया, अंदाजा लगाइए। और शिस्पर पीक जो सबसे मुश्किल तरीन पीक है, मुश्किल है। 2 महीना 20 दिन लगाया, ये पनीर खत्म हो गया। हमने बोला हम आप ऊपर चढ़ते रस्सी फेंकते, आप लोगों को हेल्प करके देंगे, फिर पाकिस्तानियों का नाम निकलेगा। हमने इतने पैसा खर्च किया है, तो हम 200 पोटर ले गया था सामान के लिए उनके साथ ना, बेसकन तक। फिर हमने ऊपर चढ़ कर फिर हम नीचे आए, मेरे और मेरा दोस्त। वो एक्सपीडिशन में 200 पोटर्स था? 200 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा पोटर्स। बहुत बड़ी एक्सपीडिशन था। बहुत 2 महीना 20 दिन हमने लगाया। हम इसमें क्या है, शिस्पर को अगर हम कंपैरिजन करें किसी और पहाड़ के साथ, तो हम क्लाइंबिंग के हवाले से मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें क्या रॉक क्लाइंबिंग का एलिमेंट ज़्यादा है, या किस वजह से ये ज़्यादा मुश्किल है? ये ऐसा कि नाइफ की तरह ये। अच्छा,
पूरा नाइफ की तरह है और नीचे फसो पीक है, इस तरफ उल्किन है, वो जो ग्लेशियर है इस तरफ उल्किन वो फसो ग्लेशियर है और बिल्कुल लाइन होता है, सीधा आगे देखना पड़ता है। कभी रॉक क्लाइंबिंग आता है, कभी आइस क्लाइंबिंग आता है, कभी इधर कभी उधर, इसलिए वो। अच्छा, इसके ऊपर जो एल्टीट्यूड आप समझे कि 6500 अब आप चले गए? 600 नहीं है तो 7000 ऊपर। हम 7200 पर चढ़ गए ना, फिर ये हमें अलाउ नहीं किया उन्होंने। अब ये जो 7200 है, ये 7200 से ऊपर या वो वाला जो रीजन है इतना हाइट पे, वो भी क्या रॉक क्लाइंबिंग वहाँ पे भी है? नहीं, वो बहुत इजी है, वो खाली वो आइस है। अच्छा, उसमें तो आसान था, वो जापानीज जो है ना उनका जो वो बिल्कुल खत्म हो गया पावर। अच्छा, ये बताएं कि ये जो पोर्टर्स का मामला होता है, अब 7200, इसकी टोटल हाइट क्या है इस वक्त? मेरे ज़हन में नहीं आ रही। 7400 समथिंग इस तरह। अब मामला ये है कि 200-300 मीटर का मामला रह गया। ठीक है, चोटी तो आपने सर कर ली ना? हम तो गया, आप तो चोटी कर ली, लेकिन हमने बोला हम रस्सी फेंचेंगे, मेरे और मेरा दोस्त आपको हेल्प करेंगे। उसका नहीं, हमारा पावर ही खत्म हो गया। फिर आप लोग चढ़ के आपका नाम होगा नहीं। ये बड़ी सेल्फिश, ये बड़ी अजीब सी माउंटेनियरिंग की दुनिया में है। नाम निकालने के लिए पाकिस्तान को इतने लिफ्ट नहीं देता। हाँ, समटाइम्स। अच्छा, बहुत सारे पोर्टर्स हैं, पैसा किया हमने, खर्च किया, आप जाएगा फिर क्या, हमें क्या फायदा? बहुत सारे ऐसे पोर्टर्स हैं जो कि समिट पे भी चले जाते हैं। जी, उनका फिर नाम नहीं होता क्योंकि नहीं करते। उनका नाम इसलिए नहीं था कि वो एक्सपीडिशन में वो उस तरह नहीं थे। सिर्फ एक ये फसो पिक ने, जर्मन वालों ने मेरा नाम दिया, मेरे पास वो कागज भी है किधर पड़ा हुआ है, उन्होंने जनाब उनको मैंने चढ़ाया। सिर्फ 2 बंदा नाम ने किया, मैंने किया, एक और दूसरा ने किया, बाकी 7 बंदों ने, वो 4 बंदों ने नहीं कर सका। मैंने कहा तू फंसो तू करो। ये ऐसा करता ना कि ये जिद में आकर एक को पुश भी करता है, अल्टीट्यूड का मसला बनता है, क्रेजी बनता है इंसान। फिर वो ये मेरे ख्याल में 5000 से ऊपर क्रेजी शुरू हो जाता होगा। 6000 से ऊपर क्रेजी होते ये होता। फिर मैंने बोला, उसने वो मेरे पीछे पड़ा, मैंने कहा ठीक है हम दोनों करते हैं। उसने कहा हम दोनों कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मैंने कहा इसको अभी क्या करूँ? मैंने जाकर मैंने कहा तू जाओ फसो 1 में, मैं जाता हूँ फसो 2 में, एक टाइम पर 2 समिट करता है। उसने कहा ठीक है। उसको मैंने वो झूल बनाया, खुद किया उधर, दूसरे ने वो भी नहीं कर सका, ये भी नहीं कर सका। तो शिस्पर और पशुएन के अलावा आपने कोई और छोटी भी सकी? मैंने ये जो गशबरूम 2 पहले किया, गशबरूम 2। अच्छा, G2 आपने किया हुआ? जी, अच्छा, G2 का तो आपने सबसे पहले नाम लेना था। आप G2 को, अब यही मसला होता है कि आप उगलवाना पड़ता है। 2 दफा किया जनाब। ये शेर खान साहब को जानता है? हाँ, शेर खान साहब को। ये आर्मी टीम के साथ था, मैं अकेला था ये अटेलियन के साथ। फिर मैं 1 बजे स्टार्ट करता था, फिर शेर खान मुझे हाथ जोड़ता था कि खुदा के लिए तो मैं 2 घंटा में बीच में गुम हो जाता हूँ तेरा ट्राश देकर। मैंने कहा तेरे साथ आर्मी में अकेला हूँ। मैं अकेला जाता था कैंप 2 से नीचे बेस कैंप आता था। फिर एक दफ़ा एक औरत था, उसका खवंद ऊपर फंस गया था, उसने मुझे चपेट मारा। कहता तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है, तुम्हारा बीबी नहीं है, तुम अकेले जाता हो ऊपर कर। मैंने कहा मैं ये मजदूरी करता हूँ। कहते मेरा खावंद फंसा। मैंने कहा उसको लेकर आऊंगा, कोई मसला नहीं है, मैं तो रोज नहीं जाता हूँ। G2 सबमिट किया आपने? जी। तो ये बताएं कि आपको कभी आप G2 जब आप करते हैं फिर आपका दिल करता है ना कि ब्रॉड पीक भी किया, ब्रॉड पीक करें? ऐसा कहते हैं क्या इतना बंदा हो जाए। आपको फिर कभी हुआ ब्रॉड पीक या K2 या उस तरफ भी दिल? नहीं, मौका नहीं मिला? नहीं, मौका नहीं मिला। 5 साल मैं ट्रेनिंग के साथ बुक रहा, क्योंकि मुझे उन्होंने 60 kg सर्टिफिकेट मैंने लूपगार साल पहले किया, उसके साथ उनको नगर पहुंचाया 60 kg लेकर। इधर नहीं आ सका था बादलेट में। फिर हम डायरेक्ट नगर चला गया। फिर उन्होंने मुझे 5 साल छोड़ा नहीं किसी के साथ, उनके साथ करता। आपको एक्चुअली आपको अगर मौका मिलता तो आप बाकी जो 8000ers हैं बाकी भी वो आप आराम से कर सकते थे? आराम से जाता, लेकिन हमें मौका नहीं मिला। जबरदस्त। और आपने फिर क्लाइंबिंग कोई किसी और को सिखाई भी? नहीं, इधर मैंने एक शागिर्द निकाला इधर, वो ग्लेशियर के अंदर उनको एक मुझे मिला कोई नहीं। फिर मैंने उसको इधर बोरित लेक में ना उसको थोड़ा क्रम्पोन शम्पोन सिखाने के बाद फिर उसको ले गया। शिमशाल वाले बहुत इसमें आगे हैं, तो ये वाला एरिया है, इसमें तो मुझे लगता है शिमशाल वाला बहुत दिलचस्पी रखता है। आप जो है इस एरिया में आप ही हैं या 2-3 और होंगे? नहीं, इधर आला लंबरदार है, उसने बहुत किया इधर। शिमशाल के मुकाबले में यानी इस एरिया में कम है? नहीं, कम है, सच्ची बात है। हाँ, शिमशाल वाले इस मामले में आगे हैं। शिमशाल वाला जो है एक को
अपना वो पावर दिखाते हैं। हम वो नहीं है। खान बेग साहब, आपका एक होटल है वहाँ पे। नाज़रीन, जब आप आते हैं गुलमित क्रॉस करते हैं और क्रॉस करने के बाद हम क्या कहेंगे, जब जहाँ बहुत ज़्यादा गुलकिन ग्लेशियर के पानी आ रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा एज ए टूरिस्ट वहाँ पे रुकते हैं, क्योंकि वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा पानी होते हैं, शोर होता है, 2 मिनट में कूल हो जाता है, ठंडी फुहार आती है। याद रखिएगा कि एग्जैक्टली उसी जगह पे खान बेग साहब का हॉस्टल है। तो रहमान बैकपैकर तो रहमान बैकपैकर जो हैं वहाँ पे ज़रूर आइए, ठीक है। आप रहते हैं या नहीं रहते, आगे चले जाते हैं, आप आइए ज़रूर वहाँ पे, खान बेग साहब से मिलिए ज़रूर, और उनसे माउंटेनियरिंग के हवाले से, इनकी ज़िंदगी के हवाले से बहुत सारी कहानियां जो है उनसे सुन सकते हैं। हजारों पिक्चर है लोगों के साथ जो चला। अभी आपको अगर जिंदगी होगी तो आपको दिखाऊंगा। सारा क्लाइंबिंग सामान भी उधर है, सारा मेरा पिक्चर भी सारा लगा, किसके साथ किया किसके साथ नहीं किया, 40 साल पहले का वो याददाश्त। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया है, बहुत मोहब्बत आपकी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सेगमेंट आपने देखा तो साल 9 का पहला शो है। हम सोचें कि इसका इख्तिताम कैसे करें, तो इख्तिताम वैसे तो साल भर हमारा साथ रहेगा। इख्तिताम हमें लगता है कि किसी मैसेज पे नहीं होना चाहिए, ऐसी चीज़ पर नहीं होना चाहिए कि हम आपको बताएं कि ये नहीं करना, वो करना है, वो नहीं करना, ये करना है। तो हम एक आमियाना से बात करते हैं कि अमूमन लोग जो हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे होते हैं वो अक्सर इसको हैप्पी बर्थडे में तब्दील कर देते हैं। वो लोग भी ठीक है, क्योंकि ये नया साल का जन्म है, नए साइकिल का जन्म है, तो लाइट रहिए, खुश रहिए, इन चीज़ों को लाइटली लेकर चलिए। और जो ख्वाहिशें और ख्वाहिशें आपकी रह गई हैं पिछले साल, हम उम्मीद करते हैं कि इस साल वो पूरी होंगी। कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।